Good morning. Today we are discussing about the rise of the Chinese economy in the contemporary era. You know that Chinese Revolution has took place in 1949 under the leadership of Mao Zedong, and after this, most of the circumstances has been changed on the global order. जैसे ही आज़ादी मिली, उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए सोवियत कम्युनिज्म मॉडल को उन्होंने एडॉप्ट किया. वन पार्टी सिस्टम दैट इज नॉन इलेक्टेड बेस्ड ऑन पोलिट सिस्टम, एंड सेकंड the state system have to be adopted for all over development, where all the powers have been centralized in the state, and that is communist China state. सारी शक्तियों का संग्रह उन्होंने कर लिया. Basically there is a no space for privatization. All things would be goes inside and gone through the governmentization, but the economy would not progressed. उन्होंने कुछ फास्ट मूविंग्स दिखाई नहीं. बेसिकली जो भी कुछ कर रहा था वो सरकार ही कर रही थी. प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल शून्य था, और ना तो एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्शन हो रही थी, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन हो रही थी. बट दे वांट टू कम्पीट विद यूएसए, नॉट यूएसएसआर, बिकॉज द आइडियोलॉजी वुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम. तो यूएसए को कम्पीट करना था, तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना था, जो कर नहीं पा रहे थे. देन 1978 में जाके उन्होंने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जिसके अंदर ट्रेड बैरियर्स होते हैं, एमएनसीज के लिए गेट्स ओपन नहीं होते, लेबर्स नहीं आ सकती, बाहर से टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट नहीं कर सकते हम, तो वो चीज़ें जब हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया 1978 में अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी के अंदर चेंज करने की कोशिश की. और ये जो पॉलिसी जिसने फ्रेम की उसका नाम था डेन सियाओपोंग. 1978 में इन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में काम करना स्टार्ट किया, अपनी इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना चाहा. ये सब चीज़ें इन्होंने की. ट्रेड बैरियर्स हटाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया, हैवी इंडस्ट्रीज स्टेबलिश करने लगे, एग्रीकल्चर पर फोकस कम करने लगे, और धीरे धीरे गवर्नमेंटाइजेशन से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का रास्ता पकड़ लिया इन्होंने. इसी संदर्भ में 1982 में इन्होंने द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और 1988 में द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इन्होंने करके दिखा दिया. और जैसे ही इन्होंने ये किया, उसके रिजल्ट्स इनको जल्दी दिखाई देने लग गए. रिजल्ट्स दिखाई देने लगे, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को ड्रैगन पॉलिसी के माध्यम से और पूरी दुनिया में सिल्क रूट और इस तरीके से जो भी चीज़ें थी मार्केट के आधार पे या फिर ट्रेड करने के आधार पे, उन चीज़ों को इन्होंने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया. चूंकि इनका जोग्राफिकल एरिया बहुत था, कैपेसिटी बहुत थी, रिसोर्सेज बहुत थे, पॉपुलेशन भी बहुत थी. आज भी अब जाके इंडिया इनको पीछे छोड़ा है. मैन पावर इनके पास बहुत थी, बस कुछ करने की कमी थी, और इन्होंने धीरे धीरे द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव टू बी वाइप आउट, और इन्होंने डेवलपमेंट के रास्ते पे नई नई सीमाएं लाना स्टार्ट कर दिया. और आप देखोगे 2000 के बाद या फिर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, कम्युनिज्म का जो असली चेहरा है वो उभर के रशिया के बजाय चीन आ गया सामने. और 1971 में जो ताइवान की जगह इनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट जो भी है, तो उसके बाद फिर इन्होंने कुछ नहीं देखा. और आज टेरिफ वॉर चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में. दोनों इसी चीज़ को लेके हैं, उस पर थोप रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अछूते नहीं रह सकते. ठीक है, ओके, थैंक यू.